साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन साथी पूछते रहते हैं कि हमें टीजीटी हिंदी की तैयारी करनी है, बुक कौन सी खरीदें। बहुत सारी किताबों का सजेशन मिलता है और बहुत सारी गाइड, बहुत सारा नोट्स और परीक्षा होने तक बहुत सारा स्टडी मटेरियल उनके पास कलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अंतिम समय तक कि हमें तैयारी करनी कहां से है। तो चलिए आज के एपिसोड में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो बेस्ट बुक कौन सी है जहां से आयोग प्रश्न बनाता है। आयोग प्रश्न बनाता है एथेंटिक बुक से और इन प्रश्नों को आप माननीय उच्च न्यायालय तक, सर्वोच्च न्यायालय तक भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न आयोग जब परीक्षा करवाते हैं तो परीक्षा के बाद आंसर की जारी करते हैं और उत्तर कुंजी में कहते हैं कि अगर कोई विवाद अपवाद की स्थिति है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए और साक्ष्य प्रस्तुत करते समय किसी भी कुख्यात प्रख्यात अध्यापक की नोट्स आप नहीं लगा सकते और ना ही कोई गाइड लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं तो ऑथेंटिक बुक ही लगा सकते हैं और उसी किताब के आधार पर माना जाएगा कि आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और देखिए कि आज वो कौन सी किताबें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन हिंदी से संबंधित है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये केवल हिंदी वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको दी जाती हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और इसमें वीडियो शेयर नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे कहते थे सर टेलीग्राम पे तो जुड़े हैं, लेकिन वहां पर आप वीडियो शेयर करते हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि भाई अब मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जोड़ूंगा जिसमें वीडियो शेयर नहीं किए जाएंगे, केवल कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको वहां पर डिलीवर की जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल सकती है। ये व्हाट्सएप स्कैन करके आप सीधे यहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको बता दूं कि 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 2025 की भर्तियों में जो फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, केवल उनके लिए एक बैच लाया गया है, लक्ष्य फाउंडेशन 2025 बैच। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं साथियों तो आप केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी नंबर पे आप अगर हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हमारी टीम आपको संबंधित सारी सूचना दे देगी। 9628 95 92 37। तो ये हमारा नंबर है। अब आज बात करेंगे पाठ्यक्रम को लेके, पैटर्न को लेके। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर है। क्या हम टीजीटी और पीजीटी की तैयारी साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि सर मैं टीजीटी की भी तैयारी कर रहा हूं और पीजीटी की भी कर रहा हूं, क्या दोनों साथ कर सकता हूं कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूं तो कौन सी किताबें खरीदूं। ये दो सवाल बड़े कॉमन हैं, दोनों का जवाब मैं आपको यहां देने के लिए आया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, और इस पाठ्यक्रम के बाद आपको दिखाऊंगा कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। चलिए थोड़ा सा पाठ्यक्रम को जूम आउट कर लेते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से अच्छे से दिखाई देगा पाठ्यक्रम। सबसे पहले आप देख लीजिए ये पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज इलाहाबाद का है और इस पाठ्यक्रम में स्नातक हिंदी 01 यानी कि प्रशिक्षित स्नातक का मतलब टीजीटी हिंदी का ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है। जितना आसानी से आपको पाठ्यक्रम यहां पर इन्होंने एक पेज में दे दिया है उतना आसानी इस पाठ्यक्रम में है नहीं। पाठ्यक्रम का स्तर बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये कभी पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर बनाते ही नहीं है। सीधी सी बात करूं तो पाठ्यक्रम जिस तरह से है अगर आप उसको ओपन करके नहीं पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम ये बहुत कम सवाल देते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य की प्रविधियां, हिंदी साहित्य का लेखन, हिंदी साहित्य का प्रमुख इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की स्रोत सामग्री, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। अब यहां पर प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो है उनकी तिथियां याद करनी है। मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1929 में लिखा गया। बच्चन सिंह का, गणपति चंद्रगुप्त का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का,
ये सारे इतिहास ग्रंथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, इन सभी इतिहासों की तिथियां आपको याद रखनी है, कितने भागों में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि किन्होंने किस प्रकार से किस काल का विभाजन किया और नामकरण किस प्रकार से किया। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है आदिकाल। आदिकाल में आपको बता दूं कि आदिकाल से आपको जो भी रचनाकार है उनकी जन्मतिथि नहीं याद करनी, एक सहूलियत है। मान लीजिए सराहपा है तो शताब्दी उनकी याद करनी है। तो जो भी रचनाकार है उनकी शताब्दी याद करना, उनकी जन्मतिथि याद करने की, जन्म वर्ष याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां कंफर्म में नहीं होती चीजें। जो भी रचनाकार है उनके परिवार के विषय में आपको कोई चीज नहीं याद करनी। जैसे भक्ति काल में आपको कबीरदास के माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री, ये सब जानकारी रखनी होती है। लेकिन आपको आदिकाल में अगर कोई कवि रचनाकार है तो उसके जन्म शताब्दी वर्ष के विषय में आपको अगर मालूम चल जाए तो उतना ही काफी हो जाता। उनके माता पिता का, उनके बच्चों का नाम आपको याद करने की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। आदिकाल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं और महत्वपूर्ण कवि हैं और काव्य पंक्तियां हैं और उन पर जितने भी आलोचनात्मक कथन है वो आपको पढ़ने होते हैं। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल का उदय किस प्रकार से हुआ, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये पूरी चीजें आपको पढ़नी होती है। पहले मैं आपको पाठ्यक्रम दिखा देता हूं, फिर आपको किताबें बताऊंगा। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल में आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये आपका जो है पूरा पाठ्यक्रम हो जाता है काव्य खंड वाला। काव्य खंड के बाद ये गद्य खंड का पाठ्यक्रम है। गद्य खंड के पाठ्यक्रम में क्या मिलता है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पैटर्न है, जहां पर आपसे पूछा गया है नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की गद्य विधाएं, लघु गद्य विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग काव्य। अब आप यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं जहां से आप पहचान नहीं पाते हैं कि किस विधा की रचना। तो अन्य गद्य विधाओं में जैसे संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, रिपोतार्ज, जैसे ऋण धन धन जल, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है, ठीक है, औरत की बोली किस विधा की रचना है। तो ये जो रचनाएं अन्य गद्य विधाओं से संबंधित आती हैं, यहां आपसे पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है। तो रचनाओं को याद रखना है। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, ये भी आपके उसमें है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, गद्य के बाद आपका आता है काव्य शास्त्र का पोर्शन। काव्य के भेद, रस अवयव भेद, छंद अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, भाषाएं, विभाषा, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। ये जो सिलेबस है साथियों, आप इसको समझिएगा कि काव्य के भेद और अवयव, ये काव्य शास्त्र का पोर्शन है। रस के भेद, छंद अलंकार, शब्दालंकार। अब यहां पर आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो हिंदी राजकाज में राजभाषा पढ़नी है, देवनागरी लिपि पढ़नी है, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़नी है और भाषा विज्ञान पढ़नी है, काव्य शास्त्र पढ़ना है और हिंदी व्याकरण पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपके यहां पर मिलते हैं। अब यहां देखिए व्याकरण में, व्याकरण लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, और उसका आ जाता है संस्कृत साहित्य। ध्यान रखिएगा, एक पोर्शन यहां पर आपका आ जाता है संस्कृत साहित्य का। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, और उसके बाद स्वर, व्यंजन, संधि लिखनी है, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग और अनुवाद। ये आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। अब पूरे पाठ्यक्रम की ब्रीफिंग देख लेते हैं कि कितने भागों में पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है और कौन कौन से पोर्शन है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, पहला पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका पहला पोर्शन है। हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको दो चीजें पाठ कर लेनी है। एक तो आपको पाठ कर लेना है गद्य और एक आपको भाग में रख लेना है काव्य, ठीक है। गद्य के अंतर्गत आपको दो चीजें रख लेनी है।
एक तो आपको कथा साहित्य रख लेना है, कथा साहित्य रख लेना है, और दूसरा आपको रख लेना है कथेतर साहित्य रख लेना है, और इसी में आपको एक नाटक वाला जो मतलब कथा साहित्य है वो भी आपको रख लेना, नाटक और एकांकी। काव्य में आपकी दो तरह की रचनाएं मिलेंगी, एक तो आपको खंड काव्य मिल जाएगा, खंड काव्य, एक आपको महाकाव्य इसी में पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है, और इसी में एक मुक्तक रचनाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मुक्तक रचनाएं पढ़नी है। तो ये तो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन इसी में आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान। क्या पढ़ना है? भाषा विज्ञान से संबंधित पढ़ना है। तो भाषा विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़नी है? देखिए, पहला पोर्शन इसमें आपको पढ़ना है अपभ्रंश, अपभ्रंश पढ़ना है, भाषा परिवार पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आकृत मूलक दृष्टि से विवेचन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है आपको। फिर भाषा, बोली, विभाषा, उपबोली, ये सब आपको पढ़ना है। अब आप अगर अपना पाठ्यक्रम देखेंगे तो आपको अलग से ये ब्रीफिंग नहीं मिलेगी, बहुत छोटे पॉइंट्स में उन्होंने पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया है। लेकिन यहां पर आपको भाषा, बोली, विभाषा, उपबोली, इसी में आपको राजभाषा, राजभाषा पढ़ना है, राष्ट्रभाषा पढ़ना है, राष्ट्रभाषा पढ़ना है, और इसके बाद इसी में आपको साथियों प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़नी है। ये सब पाठ्यक्रम में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी ये आपके पाठ्यक्रम में मिलेगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपसे आता है राजकाज में हिंदी, राजकाज में हिंदी यानी कि राजभाषा हिंदी, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम में दिखता नहीं, प्रश्न पूछा जाता है। पाठ्यक्रम इस तरह से उन्होंने बनाया है कि आप देखेंगे तो लगेगा यार बहुत ही आसान सा है, लेकिन जब आप उसकी ब्रीफिंग में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आपको लगता है अच्छा भैया सिलेबस में तो है ही नहीं, ये प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए राजकाज में हिंदी आपके यहां नहीं है, प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं है, लेकिन हर बार 3 से 4 प्रश्न यहां से और 3 से 4 प्रश्न आपके यहां से पूछे ही जाते हैं। अब इसी राजकाज में हिंदी में ही आप देखेंगे, प्रयोजन मूलक हिंदी में ही देखेंगे, आपकी लिपि पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? लिपि। अब जितनी लिपियां हैं उनका जो है इतिहास पूछ लिया जाता है। अब देखिए उन्होंने क्या रखा है, देवनागरी लिपि केवल रखी है कि भैया हम आपसे केवल देवनागरी लिपि पूछेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्राह्मी लिपि भी पूछ लेते हैं। अब कोई एक मजाक उड़ा रहा है, अमृता कह रही कि परिवार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप तो पढ़ी हैं। अब आप देखिए कि वहां पर अभी टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था या एलटी में प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एकाक्षरी परिवार पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एकाक्षरी परिवार इनमें से कौन सा है। अब एकाक्षरी परिवार क्या है? अब बहुत सारे लोग कह रहे ये बहुत अलग तरह का प्रश्न दे दिया गया, ये तो पाठ्यक्रम में था ही नहीं। अब आप देखिए एकाक्षरी परिवार की भाषा इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था या एलटी में पूछा गया था 18 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। अब आप ध्यान में रखिए कि पाठ्यक्रम में तो था ही नहीं, कहां से पूछ लिया गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें डेप्थ में जाके पाठ्यक्रम को समझना पड़ेगा, और डेप्थ में जाके पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे तो हम नहीं पास हो सकते। देखिए पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें आपसे नहीं दिखाई गई, आपको नहीं दिखाई गई। आलोचना, आलोचना आपके यहां है ही नहीं, लेकिन हर बार आलोचना से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साथियों आलोचना क्या है, बहुत नए साथी होंगे जो नहीं जानते होंगे। आलोचना का मतलब होता है कि वह पक्ष जो विभिन्न इतिहासकारों को और आलोचकों के द्वारा कहा गया,
जैसे विद्यापति को, तो विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, विद्यापति को बच्चन सिंह ने क्या कहा, विद्यापति को नगेंद्र ने क्या कहा, विद्यापति को रामविलास शर्मा ने क्या कहा, विद्यापति को नामवर सिंह ने क्या कहा, विद्यापति को रामस्वरूप त्रिवेदी ने क्या कहा, विद्यापति को कवियों ने क्या कहा, विद्यापति की भाषा क्या है। तो विद्यापति के विषय में जो आलोचनात्मक कथन है, जो कमेंट्स हैं, वो जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है, लेकिन हर बार आपसे 8 से 10 प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपसे ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई भी संशय ही नहीं है, लेकिन हमें पाठ्यक्रम में ये नहीं दिया गया है। अब आलोचनात्मक कथन से एक बात देखिए, काव्य पंक्तियां जो है हर बार पूछी जाती हैं, लेकिन आप देखिए कि पाठ्यक्रम में अलग से इंक्लूडेड नहीं है। अब आप समझ लिए तो ठीक है। हर बार आपसे 5 से 7 काव्य पंक्तियां पूछी जाती हैं, और काव्य पंक्तियां किसकी पूछ जाती है, मलूक दास की पूछ ली, कुक्कुरिपा की पूछ ली, ऐसे लोगों की काव्य पंक्तियां पूछी जाती जो जीवन में हमने कभी कक्षा 1 से लेकर परास्नातक तक कभी नहीं पढ़ी, वो पाठ्यक्रम में ही नहीं थे। अखरावट की पंक्तियां पूछ ली जाएगी, मान लीजिए पद्मावत थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ऐसी सी काव्य पंक्तियां पूछी जाती जो आपके पाठ्यक्रम में कभी नहीं रही है, ग्रेजुएशन स्तर तक, पीजी स्तर तक, तो कहां से पढ़े, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, आलोचना वाला पक्ष है, काव्य पंक्तियां हैं। अब भाषा विज्ञान हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया, हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण का जो प्रश्न ये बनाते हैं भाई, माशाअल्लाह क्या कहा जाए, हिंदी व्याकरण का जो डेप्थ होता है बहुत बढ़िया। मतलब यूपी में टीजीटी हिंदी में अगर व्याकरण का स्तर देखिए तो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने दमदार। यानी कि जो भी आलोचनात्मक प्रश्न है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो भी अपवाद के प्रश्न हैं, अपवाद के जो भी प्रश्न हैं, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप टीजीटी हिंदी 2021 का पेपर देखिए, उस पेपर में प्रश्न आया हुआ था वाच्य से संबंधित। किससे संबंधित प्रश्न आया था, वाच्य से। तो वाच्य का जो प्रश्न पूछा गया था, अपवाद का वाच्य पूछा गया था। भाई क्या है ये, तो हमेशा वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो हमेशा विवाद में रहते हैं। जैसे एक बार ऊसर का विलोम पूछ लिया था कि भाई आप बता दीजिए कि ऊसर का विलोम क्या होता है। अब ये बहुत सारे लोग गलत कर दिए कि भाई ऊसर का विलोम क्या होगा। तो कभी भी आप उनका पेपर उठा के देखिए तो आसान प्रश्न नहीं बनाते, हमेशा अपवाद के प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, अगर वो पेपर को कठिन बनाना चाहते हैं, सदैव कठिन बनाना चाहते हैं। अब तो 2021 के बाद का पैटर्न बदल गया है। 2021 के बाद जो मेरिट जा रही है वो एवरेज 78 क्वेश्चन और लास्ट मेरिट 76 क्वेश्चन गई है जनरल कैंडिडेट्स की। लेकिन 2021 के पहले टीजीटी पीजीटी के इतिहास में टीजीटी हिंदी की मेरिट जनरल कैंडिडेट की लमसम 120 प्रश्न से प्लस ही रही है। मतलब बहुत कम चांस रहा है कि 120 से कम आई हो, लेकिन पूरे इतिहास में केवल 2021 में जो मेरिट गई वो 78 प्रश्न गई। अब जो भी मेरिट जाएगी, यानी कि प्रश्न पत्र को कठिन बनाया जाएगा, साक्षात्कार है नहीं, इसलिए जो भी पेपर बनाया जाएगा अब उसमें मेरिट आपकी लगभग ऐसी ही रहेगी। तो हम जब तक इस पैटर्न को नहीं फॉलो करेंगे, हम इस पैटर्न को नहीं समझेंगे, नए पैटर्न को, तब तक पास होना मुश्किल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि लोग एक गाइड, एक किताब पढ़ लेते थे, उसको रट लेते थे और उससे काम हो जाता था। कोई एक वस्तुनिष्ठ किताब खरीद के रट लेते थे, उससे काम हो जाता था। लेकिन मार्केट में किस समय कोई एक हिंदी की किताब नहीं है कि जिसको पढ़ लीजिए और सारे प्रश्न उससे आ जाएं, ऐसा असंभव है। तो इसलिए हमें एथेंटिक बुक्स खरीद के पढ़ना चाहिए। न पूरा पढ़ सके तो उसका पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वहां से जरूर पढ़ें। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो कौन सी किताबें हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, पहली किताब है हिंदी भाषा का इतिहास, भोलानाथ तिवारी। हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है साथियों, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है। अब आप कहेंगे कि सर इतनी मोटी बड़ी किताब मैं क्यों पढ़ूं। तो देखिए, इस किताब से पूरी चीजें नहीं पढ़नी है, इस किताब से पूरी चीजें नहीं पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस भाषा विज्ञान की जो भी टर्म्स हैं वो आपको यहां से पढ़ने हैं। अगर आप किताबें ढूंढते रह गए,
अब मान लीजिए देखिए कि टीजीटी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा विज्ञान से। भाषा विज्ञान में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी शतम वर्ग की भाषा है, शतम वर्ग की। अब वो आप वस्तुनिष्ठ किताब में शतम वर्ग ढूंढते रह जाएंगे, मिल जाएगा, लेकिन आप शतम वर्ग समझ नहीं पाएंगे कि शतम वर्ग वास्तविक में है क्या। केंतुम वर्ग की कौन सी भाषा है, केंतुम वर्ग की भाषा कौन सी है, और आप ये वस्तुनिष्ठ किताब में ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा, लेकिन आप रट लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर डेप्थ में जाके समझना है तो आपको एथेंटिक बुक और सोर्स लेना पड़ेगा। शतम और केंतुम वर्ग अगर आपको समझना होगा तो इन एथेंटिक बुक से ही आपको मिलेगा, बाकी आपको ये कहीं मिलेगा ही नहीं। एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया तो आप वस्तुनिष्ठ किताब से रट सकते हो, लेकिन आपको कभी भी मिलेगा ही नहीं कि जैसे चीनी भाषा जो है वो एकाक्षरी परिवार है, और एकाक्षरी इसको क्यों कहा जाता है आप जीवन में नहीं समझ पाओगे। और अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, वन मोर देन ऑप्शन पूछा जा रहा है। पहले एक प्रश्न का एक ऑप्शन सही होता था, एक प्रश्न के एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं। कथन निष्कर्ष के प्रश्न आ रहे हैं, स्थापना तर्क के प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप वस्तुनिष्ठ किताब से एक फैक्ट याद कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका चयन मुश्किल हो जाएगा। वो किसी भी स्टेट का पैटर्न हो, मैं पर्टिकुलरली यूपी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे स्टेट में भी आप देखेंगे तो यही स्थिति है। तो इसलिए अगर आप भाषा विज्ञान का पैटर्न समझना चाहते हैं तो यहां से आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जो आपके उसमें है। हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु। बहुत सारे साथियों के पास अलग अलग किताबें होंगी। मैं किसी भी किताब की यहां पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, ना तो मुझे कोई रॉयल्टी देता है, ना कुछ मुझे फायदा मिलता है। बस मैं इसलिए आपको ये किताबें बता रहा हूं कि आपके पास ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए, यानी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। देखिए, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण की किताब इसलिए ऑथेंटिक है क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा भारत सरकार के तत्वाधान में इसमें काम शुरू करवाया गया था। यानी कि ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और राजभाषा आयोग और न्यायालयों में भी इस किताब को सही माना जाता है। व्याकरण की ऐसी किताब है जो ऑथेंटिक है, जो भी चीजें आपको मिलती है निश्चित तौर पर आप यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों किताबें नहीं है तो हिंदी व्याकरण के लिए यह किताब तो आपके पास होनी चाहिए। यूपी टीजीटी के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आप जरूर रखिए। और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की, अगर एक भी किताब आपके पास नहीं है तो ये वाली किताब व्याकरण की तो जरूर रखिए अपने पास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये किताब अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इसके पहले जो दो किताबें बताई, ये किताब जो है अच्छी तो है लेकिन इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, संस्कृतानिष्ठ हिंदी में लिखी गई है, इसलिए ये किताब आपके लिए बेहतर होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, कोई भी इतिहासकार हो, कोई भी पेपर बनाने वाला हो, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बनाएगा। और इस काव्य पंक्तियां और आलोचनात्मक कथन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर काव्य पंक्तियां कहां से पूछ लेता, मुझे समझ में ही नहीं आता है। आप पूरे ऑनलाइन के इतिहास में देखेंगे, बहुत कम अध्यापक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सोर्स बताते हैं कि कहां से प्रश्न बनाया जाता है, कहां से प्रश्न बनता है। आप मेरे यहां मत पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, ये सारी किताबें खरीदिए, पढ़ लीजिए, किसी से कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में, तैयारी करने में समय लगेगा, 1 से 2 साल का समय लग जाएगा। अब यहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास है, जितनी काव्य पंक्तियां, आलोचनात्मक कथन है, सब यहीं से पूछे जाते हैं। तो काव्य पंक्तियां, बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां जो आप ढूंढते रहते हैं, जैसे जो किताबें आपने कभी नहीं पढ़ी, जो काव्य पंक्तियां कभी नहीं पढ़ी, वो इस इतिहास से पूछी जाती हैं, तो आप यहां से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। अब यहां आपको यह भी बता दें कि ये जो किताब है, यहां से आप भक्तिकाल को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें का महत्वपूर्ण है, भक्तिकाल इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आदिकाल, रीतिकाल पर इन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, आलोचनात्मक कथन जो है वो यहां से महत्वपूर्ण है। नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत सारी रचनाओं की तिथियों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कामायनी की रचना कब हुई, या राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई, कुकुरमुत्ता की रचना कब हुई। अलग अलग किताबों में अलग अलग तिथियां मिलती हैं, तो अगर आप तिथियों को एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो ये किताब बहुत बेस्ट है, जहां से आपको तिथियां कंफर्म में हो जाएंगी किस रचना की तिथि क्या है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जितने भी स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास से पूछे जाते हैं।
सारी किताब में सब कुछ नहीं पढ़ना है, पार्ट वाइज बता रहा हूं आपको। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक है जिसमें 5 भागों में इन्होंने बिहार में क्या किया था, भाषण दिया था, और उसी संभाषण का 5 भागों में यह संपादन किया गया है। आदिकाल से जितने कथन पूछे जाते हैं, आदिकाल की पृष्ठभूमि अगर समझना हो तो यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका। अगर आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं पढ़े तो अधूरे रह गए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी आलोचनात्मक बातें हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहां पूरकता रूप में मिलेंगी, यानी कि उन्होंने उसका कार्ड प्रस्तुत किया है और अपनी एक नई दृष्टि दी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे कथन आपके हिंदी साहित्य की भूमिका से देखने के लिए मिलते हैं। भाई 2021 में चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सबसे ज्यादा अगर किसी पुस्तक का वर्चस्व रहा है तो बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का रहा है। अगर इस पुस्तक को आप नहीं खरीदे हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा, और इसके आलोचनात्मक कथन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैंने ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया है। ये सारे कथन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन के आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये बच्चन सिंह की किताब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके काल विभाजन, आधुनिक काल के लिए और विभिन्न कवियों के ऊपर आलोचनात्मक कथन के लिए। यहीं से सारे आलोचनात्मक कथन आपके यहां पेपर में पूछे जाते हैं। गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, ये किताब काफी मोटी है, लगभग 1000 रुपए की करीब ये किताब आपको मिलेगी। लेकिन गद्य साहित्य से संबंधित जो भी रचनाएं हैं, जो भी पात्र हैं, जो भी कथानक हैं, जो भी उसका सेंट्रल आइडिया है, सारी चीजें आपको यहां से मिल जाती हैं। गद्य का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। यहां तक कि पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था कि कलचुर राजवंश की नायिकाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, अगर इस पुस्तक की भूमिका किसी ने पढ़ा हो तो उसकी भूमिका से हूबहू प्रश्न पूछा गया था। और मैंने आपको यह प्रश्न पिछली बार टीजीटी 2021 में पढ़ाया था, और मैंने आपको इस बुक में टिक लगा के भी फोटो भेजा था टेलीग्राम पे, और संयोग बस देखिए कि नेक्स्ट डे पेपर हुआ और ये प्रश्न आ गया। तो यहां से हूबहू प्रश्न आपके मिलेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र अगर निशा अग्रवाल से पढ़ रहे हैं तो काव्य शास्त्र के लिए आपको चिंता मुक्त हो जाना है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका काव्य शास्त्र में नहीं पूछा जाता। काव्य शास्त्र में पंक्तियां पूछी जाती हैं, स्थापना किसने, किस संप्रदाय की, ये पूछा जाता है, कुछ आलोचनात्मक कथन रहते हैं, और कौन सी काव्य शास्त्रीय रचना किसने की है ये पूछा जाता है। तो काव्य शास्त्र के लिए ये परफेक्ट बुक है, इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नाटक से भी बहुत सारे प्रश्न काव्य शास्त्रीय मॉडल के पूछे जाते हैं। पताका, प्रकरी, ये सारी चीजें भी आपको इसमें मिल जाएगी। ये तारकनाथ बाली की किताब है काव्य शास्त्र की। जो थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं वो तारकनाथ बाली की किताब ले सकते हैं। वैसे टीजीटी स्तर पे निशा अग्रवाल की किताब पर्याप्त। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पीजीटी और यूजीसी के लिए भागीरथ मिश्र की किताब है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा की है, जहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, टीजीटी के लिए तो नहीं जरूरत है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह, आधुनिक काल के लिए यह किताब है, वैसे बहुत जरूरत नहीं इसको लेने की। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, तो टीजीटी वालों को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एक आध दो प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं, जैसे पिछली बार एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था विखंडनवाद का, क्या पूछा गया था, विखंडनवाद पूछा गया था। यह किताब किसकी है, बच्चन सिंह की है। पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। तो टीजीटी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, फिर भी प्रश्न पूछा गया था, पूछ लिया गया था कि विखंडनवाद सिद्धांत किसका है। तो इस तरह से पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय सिद्धांत और आलोचना के बीज शब्द आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे, और इससे सारा काम हो जाएगा। इससे अलग एक भी आलोचनात्मक शब्द आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो विखंडनवाद आप देखेंगे तो इसी क्वेश्चन से आपसे ये क्वेश्चन इसी पुस्तक से पूछा गया था। नेक्स्ट, हिंदी उपन्यास का इतिहास। उपन्यास खास करके यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं, टीजीटी की आवश्यकता नहीं है। हिंदी नाटक, ये बच्चन सिंह की किताब है, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए, टीजीटी की आवश्यकता नहीं है। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रामदरस मिश्र की है, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। आधुनिक कविता यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी काव्य का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए है।
हिंदी साहित्य वैचारिक पृष्ठभूमि, ये भी यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए है, टीजीटी के लिए नहीं है। अब आपको बता दें साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो आपको बता देते हैं, संस्कृत साहित्य के लिए क्या पढ़ें। संस्कृत साहित्य और व्याकरण के लिए कौन सी किताब लें। देखिए, संस्कृत साहित्य और व्याकरण के लिए मेरी पुस्तक जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। उसमें एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जहां भी आपसे संस्कृत साहित्य पूछा जाता है, संस्कृत व्याकरण पूछा जाता है, एमसीक्यूज के साथ एक परफेक्ट बुक। बहुत दिन से मैं काम कर रहा था, टाइप हो गई है, प्रूफ रीड हो रही है, संभवतः दीपावली तक मार्केट में आ जाएगी, तो वो किताब आप ले सकते हैं। इसके अलावा 12वीं यूपी बोर्ड, ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड, 12वीं यूपी बोर्ड में जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक चलती है, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की जो बुक चलती है, वो किताब आप यहां से ले लीजिए। मार्केट में जाइए, किसी भी दुकान पे चले जाएंगे और संस्कृत व्याकरण जो यूपी बोर्ड में चलती है 12वीं में, पतली सी किताब है, मुझे लगता है कि 30 से 35 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो जितना भी संस्कृत व्याकरण आपके यहां टीजीटी स्तर में पूछा जाता है, सारे के सारे प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अलग से आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे के सारे प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। और संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य आप कहां से पढ़ें, तो संस्कृत साहित्य के लिए मैं आपको फ्री नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, अलग से आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संस्कृत साहित्य के लिए भी किताब खरीदना चाहता है, तो 2 वॉल्यूम में एक बुक आती है, उसका नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास के नाम से किताब आती है, साहित्य का इतिहास के नाम से किताब आती है, 2 वॉल्यूम में है। लेकिन वो इतनी मोटी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4-5 कवि हैं और पूरी रचना हम आपको बता देंगे, सब लिखा देंगे, और वो फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको हमारा बैच भी लेने की जरूरत नहीं कि आप मेरा बैच लेंगे तभी आपको हम वो बुक उपलब्ध कराएंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि संस्कृत साहित्य के व्याकरण का सारा प्रश्न आपका इस 12वीं यूपी बोर्ड की बुक से आ जाता है। अब देखिए, एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो टीजीटी में प्रश्न पूछा जा रहा है, रस, छंद और अलंकार से, ये सबसे नए तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि बिहारी के दोहे जो होते थे, उन्हीं से हमारा उदाहरण फंस जाता था। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस तरह के उदाहरण आ जाते थे। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, मंगन को पट देत बार बार है, इस तरह से काली घटा का घमंड घटा, इस तरह से बड़े परंपरागत प्रश्न आते थे। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत नए तरह के प्रश्न आ रहे हैं, रस, छंद और अलंकार से, ठीक है। तो रस, छंद, अलंकार आपको बहुत डीपली पढ़ना है और नए उदाहरण पढ़ने हैं। और पहले अनुप्रास जैसे पूछ लिया जाता था, अब अनुप्रास के भेदोपभेद पूछे जा रहे हैं, उपमा के भेदोपभेद पूछे जा रहे हैं, रूपक के भेदोपभेद पूछे जा रहे हैं। इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले समास बहुत आसान पूछ लिए जाते थे, तो अब आसान समास नहीं पूछा जाता। अब जैसे पूछ लेगा कि भैया बताइए 19 में कौन सा समास है, अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए 42 में कौन सा समास है। अब आप कहेंगे सर द्विगु समास है, नहीं द्विगु समास नहीं है, 19 में भी द्विगु नहीं है और 42 में भी द्विगु समास नहीं है। डेप्थ में जाके जो आलोचनात्मक प्रश्न है व्याकरण के, जो कठिनतम प्रश्न है व्याकरण के, जो विवाद के और अपवाद के प्रश्न है व्याकरण में, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, देखिए पुष्पा जी, आप जिस किताब का जिक्र कर रही हैं, ये किताब आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं, वो ऑथेंटिक बुक नहीं है। किताब अच्छी है कि बुरी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो किताब पढ़ें जिसको न्यायालय के समक्ष आप रख सकें, प्रस्तुत कर सकें एज ए ऑथेंटिक बुक। तो ऑथेंटिक बुक इसीलिए मैं आपको पढ़ने के लिए कहता हूं कि अगर आपने एक फैक्ट गलत पढ़ लिया और उसको आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं कर सकते कि माय लॉर्ड मैंने यहां से पढ़ा था, तो कहेंगे ये हम किताब मानेंगे ही नहीं। तो हमेशा इसलिए ऐसी किताबें पढ़ें
जो ऑथेंटिक सोर्स हो, ऑथेंटिक बुक्स हो, और फिर आप कहने लायक रहे कि मैंने यहां से पढ़ा था। और जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई, यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब जितनी किताबें मैंने आपको बताई, अब आप टीजीटी के इतिहास में आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं, आप कह दीजिए कि गुरुजी एक प्रश्न ऐसा है जितनी किताबें आपने बताई उससे बाहर का पूछा गया है। आज तक एक भी प्रश्न इन सारी किताबों के बाहर से नहीं पूछा गया होगा। अब आप कहेंगे आपने तो सारी किताबें बता ही दी, तो इससे बाहर बचता ही क्या है? और भी किताबें बच रही हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न इससे मिल जाते हैं, इसी से हो जाता है। रसछंद अलंकार के लिए एक पुस्तक है, रसछंद अलंकार सौरभम के नाम से। रसछंद अलंकार सौरभम के नाम से एक पुस्तक है, रसछंद अलंकार सौरभम, रसछंद अलंकार सौरभम। देखिए, जो ऑनलाइन के टीचर हैं, बेचारे वो किताब नहीं बताते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वो छात्रों के पास पहुंच गई तो मुझसे कोई पढ़ेगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो किताब खुल्लम खुल्ला बताता हूं, और इन्हीं किताबों की सहायता से मैं आपको पढ़ाता भी हूं, आपका चयन भी होता है, आप टॉपर भी बनते हैं। तो भैया, आप अपने मन से पढ़ें या मुझसे पढ़ें, नौकरी आपको मिलनी चाहिए। आप अब ये किताबें पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, टाइम लगेगा, 1 से 2 साल का समय लगेगा। आप शॉर्ट वे में, जल्दबाजी में 2 से 3 महीने में, 4 महीने में शॉर्ट नोट्स और तैयारी करना चाहते, तो आप मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो किताबें बताने मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं होता है, किताबें बता देता हूं जहां से प्रश्न बनते हैं, और सारी ऑथेंटिक बुक्स बताता हूं। आप मुझसे पढ़ें और किसी और से पढ़ें, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, टीजीटी और पीजीटी क्या एक साथ तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बहुत सारे साथी पूछते हैं कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी हम साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत सारे, देखिए बैच के लिए प्लीज आप व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारा नंबर है 9628959237, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। अभी हमारे टेलीकॉलर्स आपको खुद संपर्क कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बैच चल रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड बैच हैं, कुछ लाइव बैच हैं, कुछ प्रैक्टिस बैच हैं, लगभग हिंदी के ही 9 से 10 टाइप के बैच हैं। तो कौन सा बैच आप लेना चाहते हैं? टीजीटी और पीजीटी में अंतर क्या है, बहुत सारे साथी पूछते हैं। देखिए, टीजीटी और पीजीटी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? संस्कृत साहित्य में, ध्यान रखिएगा, संस्कृत साहित्य में और संस्कृत व्याकरण में थोड़ी सी चीजें एड ऑन की गई हैं, जोड़ी गई हैं। यानी टीजीटी से थोड़ा सा अधिक साहित्यकार संस्कृत के बढ़ गए हैं, और टीजीटी से थोड़ा से अधिक व्याकरण संस्कृत का पीजीटी में बढ़ गया है। यह मुख्य अंतर है यूपी टीजीटी और पीजीटी में। अब कठिनाई का स्तर, सर ये बताइए कि जो कठिनाई है वो कैसी होगी, कौन सा पेपर कठिन आएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में धारणा होती कि पीजीटी तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ये तो प्रवक्ता की नौकरी है, तो पीजीटी तो कठिन होगा, टीजीटी तो आसान होना चाहिए। तो अगर आपको मैं 2021 का उदाहरण दूं, 2021 का उदाहरण दूं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इन सब में सबसे कठिन पेपर किसका आया था? तो सबसे कठिन पेपर आया था टीजीटी हिंदी का। आप भी जाएं तो पेपर आप देख सकते हैं, बहुत सारी किताबें और वो में मिल जाएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे ज्यादा कठिन जो पेपर आया था वो कहां से आया था? टीजीटी हिंदी 2021 से आया था। उसके बाद पेपर कौन सा कठिन था? जीआईसी पीजीटी का, उसके बाद पीजीटी का, और सबसे आसान पेपर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसका मतलब है कि पेपर जो है वो कठिन इस बार भी आएगा टीजीटी का, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी का पेपर थोड़ा सा आसान आएगा क्योंकि इस बार पीजीटी में इंटरव्यू है। जीआईसी पीजीटी का पेपर एवरेज रहेगा क्योंकि इसमें मेंस है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आसान रहेगा क्योंकि इसमें भी इंटरव्यू है। ठीक है, रसचंद अलंकार की जो लेखक है सौरभम की, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं देख के आपको बता दूंगा,
कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, याद नहीं आ रहा है कि रस चंद अलंकार सौरभम की पुस्तक, मैं उसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवा दूंगा अपने व्हाट्सएप पर। बाकी खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ से आप काम चला सकते हैं। लेकिन अभी मुझे उस पुस्तक के लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता देता। ठीक है, तो साथियों, आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आया होगा, पैटर्न समझ में आया होगा, और आयोग जो भी पेपर बनाता है वो पैटर्न से हमेशा डिफरेंट करके बनाता है। और अभी क्वेश्चन बैंक तैयार करवाने के आदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयोग को दे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बैंक तैयार करवाएंगे और एथेंटिक सोर्स से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नया बैच ले सकते हैं जो कि टारगेट 2025 के लिए है। लक्ष्य फाउंडेशन 2025 के नाम से बैच मिलेगा। और ये बैच आप ले कैसे सकते हैं? 96289592 96289592 37 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2024 का भी बैच है, बीपीएससी का बैच है, यूजीसी नेट दिसंबर का भी बैच है। सभी कोर्सेज और विषयों के बैच उपलब्ध हैं। आप व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं या कॉल करके ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का स्कैन है, यहां से आप स्कैन करके सीधे व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। सर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें? हाँ, ज्वाइन कर लीजिए। ये स्कैन है, इसको गूगल से जाके स्कैन कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल स्कैन से इसको स्कैन कर लेंगे तो अपने आप, या व्हाट्सएप का स्कैनर ऑन करके इसको स्कैन कर लेंगे तो सीधे सीधे आप यहां पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। निश्चित तौर पे जल्दी ही उस पर एक नया वीडियो आपको लाके मैं दूंगा। अभी 2-3 वीडियो आपके लिए लेकर और आने वाला हूं जिसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर दिखाऊंगा कि कहां से कितने प्रश्न आए हैं, एनालिसिस दिखाऊंगा और बहुत कट ऑफ के विषय में बताऊंगा। कई चीजें हैं जिस पे भी चर्चा करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।